जी क्लास कंटिन्यू करते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग टास्क. सो बेसिकली टास्क क्या है हमारे पास, स्मॉलर जो है वो टास्क हैं जिनको परफॉर्म करके हम कोई मेजर माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं. A task focuses on a small but well-defined objective, that is conducting a unit test that produces a tangible outcome. As task is a smaller activity जिसको perform करके हम कोई भी tangible outcome जो है वो produce कर सकते हैं. Process framework. प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है? बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ फ्रेमवर्क एंड अम्ब्रेला एक्टिविटी. जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम ये बता सकें कि प्रोसेस में कौन कौन से टास्क ऐसे हैं हमारे पास जो फेज टू फेज डिपेंडेंट है और कौन से टास्क ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फेज हैं, यानी कि जो हम कभी भी किसी भी फेज के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, और कौन से हमारे पास एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सिर्फ उसी फेज के अंदर परफॉर्म हो सकती हैं. So ऐसी टास्क या ऐसी एक्टिविटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन एनी फेज, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. जैसे कोडिंग आप सिर्फ कोडिंग फेज में कर सकते हैं, एनालिसिस फेज में यू कांट परफॉर्म कोडिंग. टेस्टिंग है, सो टेस्टिंग इंडिविजुअल, अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें तो वो हम तभी टेस्ट करेंगे जब हम टेस्टिंग फेज में होंगे. सो टेस्टिंग कैन ओनली बी परफॉर्म इन टेस्टिंग फेज. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज में होगी. प्लानिंग, हम सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कब कर रहे होंगे? जब हम प्लानिंग फेज में होंगे. हाँ, हम उस प्लान को मॉनिटर कर रहे होंगे थ्रू आउट हर फेज में कि जो हमने इनिशियल प्लान किया था वो एज इट इज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा. सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इज समथिंग एल्स. लेकिन प्लान बनाएंगे हम सिर्फ प्लानिंग के फेज में, और साथ साथ हम ये देख रहे होंगे कि इनिशियल प्लान और अब तक कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं वो हम साथ साथ जो है वो ट्रैक कर रहे होंगे. लेकिन इनिशियली जो प्लान बनेगा वो प्लानिंग फेज में होगा. इसी तरह सॉफ्टवेयर का डिजाइन फेज में बनेगा. ठीक है. सो वो एक्टिविटीज जो स्पेसिफिक है किसी फेज में कि ये एक्टिविटी इसी फेज में परफॉर्म होगी, दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. Framework activities applicable to all software projects regardless of their size or complexity. हर प्रोजेक्ट में जो है आप ये एप्लीकेबल होंगी एक्टिविटीज. टेस्टिंग हर प्रोजेक्ट की होगी, कोडिंग हर प्रोजेक्ट की होगी, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन फेज. जिस फेज में हम हैं उसी फेज में वो परफॉर्म हो सकती है. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि एनालिसिस के फेज में आप टेस्टिंग कर रहे होंगे.
ठीक है। और अगर हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज की बात करें तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज एप्लीकेबल अक्रॉस द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो कि हमारे पूरे प्रोसेस में कहीं भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप हर फेज में कर सकते हैं। आप प्लानिंग फेज में आप उससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या रिस्क प्लानिंग के फेज में आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी हर फेज में इंश्योर बनाना। अगेन ये हमारे पास क्या है, पूरे प्रोजेक्ट में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, अगर एजाइल या इंक्रीमेंटल बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो वो भी आप कभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चेंजेस, वो भी आप किसी भी फेज में कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो अपने ही फेज में परफॉर्म हो सकती हैं, दीज आर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन करेंगे, प्लानिंग में आप प्लान, वो प्लान आप कंस्ट्रक्शन फेज में नहीं कर सकते। सो दीज एक्टिविटीज आर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, जो इटसेल्फ एक ह्यूज एक्टिविटी है। These activities can be used during the development of small simple programs, the creation of large web application and for the engineering of large complex computer based systems as well. Small to small project हो या जितना बड़े size का project हो, उन सब के लिए आप ये activities perform कर रहे होंगे। The details of the software process will be quite different in each case, but the framework activities remain the सेम। डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज ऐसी की ऐसी रहेंगी और हर प्रोजेक्ट में इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होंगी। पहले आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स लेंगे, फिर उनको प्लान करेंगे, फिर मॉडलिंग में एनालिसिस एंड डिजाइन होगा, फिर डिजाइन को देखकर आप कंस्ट्रक्शन कोडिंग करेंगे एंड देन डिप्लॉयमेंट। सो दीज आर द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना हो, उनको इस एक्टिविटीज से गुजरना होगा। अम्ब्रेला एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फेज। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, कंट्रोल करना है, वो आप स्टार्ट से ही कर रहे होंगे और टिल द लास्ट फेज कर रहे होंगे कि हमने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग किस तरीके से करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क कहीं भी कभी भी अकर हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी आप किसी भी फेज में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो हर फेज में करें, जो कि एक बेटर जो है वो सजेशन है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है हमारे पास, कि हम हर फेज में अश्योर करें कि क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी सिर्फ कोड में नहीं होती, क्वालिटी एनालिसिस की भी होती है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस में किए हैं वो क्वालिटी है या नहीं है, जो रिक्वायरमेंट की हमने स्पेसिफिकेशन दी है वो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, कहीं उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है। तो हम साथ साथ क्वालिटी भी अश्योर कर रहे हैं। टेक्निकल रिव्यूज, टेक्निकल रिव्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि अब तक हम जो काम कर चुके हैं, ठीक है, टेस्टिंग को हम ये समझ रहे होते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस इज टेस्टिंग, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज नॉट टेस्टिंग। टेस्टिंग इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी को अश्योर करने के लिए टेस्टिंग एक पार्ट है। इसी तरह टेक्निकल रिव्यूज भी क्वालिटी एश्योरेंस का ही सब पार्ट है। टेक्निकल रिव्यू मींस कि आपने जो काम अब तक किया है, आप एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं कि अब तक वो अप टू द मार्क है या नहीं है। यूजली होता ये है कि हम रिव्यू के भी, हमारे पास जो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि रिव्यू के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेक्निकल रिव्यूज में हमारे पास इंस्पेक्शंस भी आते हैं, हमारे पास वॉक थ्रूज भी आते हैं। तो अगर हम सबसे मिनिमम लेस फॉर्मल की बात करें तो वो वॉक थ्रू होता है। लेट सपोज मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैंने काम किया, कुछ एनालिसिस दिए सॉफ्टवेयर के, जैसे मेरे एनालिसिस कंप्लीट हो गए, उसको डिजाइन में जाने से पहले हमने कोई 3-4 लोगों की, एनालिस्ट के जो अच्छे एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं उनको बिठा के मैंने अपना काम चेक करवा दिया, तो वो मेरे काम को असेस्ट करेंगे, तो दैट इज एन एक्टिविटी ऑफ रिव्यू। और आगे जाने से पहले, नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले, साथ साथ मैं काम कर रही हूँ वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मैंने किसी अपने सीनियर को दिखा दिया कि देखिए ये मेरा इस तरीके से काम है, ये सही है या नहीं है, तो वो उसको टेक्निकली चेक करेंगे, ठीक है ओके है, तो फिर मुझे बता देंगे, फिर मैं आगे फर्दर काम करूंगी। ये वॉक थ्रू हो गया सिंपल। इंस्पेक्शन इज अ फॉर्मल एक्टिविटी फॉर अश्योरिंग क्वालिटी। इंस्पेक्शन ये कहती है, क्योंकि ये वॉक थ्रू की एक्टिविटी तो एज लेस फॉर्मल है, ठीक है, वर्बली भी हो रही है, उस पे इंस्पेक्शन में पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको पहले से 1 हफ्ते पहले इसकी डेट असाइन होती है कि ये लोग इंस्पेक्शन के डिफरेंट रोल्स हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जिसका काम असेस्ड हो रहा होता है,
एक मॉडरेटर होता है जो उस पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, एक रिकॉर्डर होता है और एक रीडर होता है। रीडर क्या कर रहा होता है, उस मीटिंग का जो एजेंडा है, जो इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है, उसको जो है वो लाउडली रीड कर रहा होता है कि तमाम जो मेंबर्स हैं टीम के वो उसको सुने कि अभी क्या चीज असेस्ड हो रही है, क्या क्वेश्चन, क्या चेकलिस्ट है। और मॉडरेटर उस पूरी मीटिंग को मॉडरेट कर रहा होता है। और एक हमारे पास होता है रिकॉर्डर, जो जो चीज प्रोड्यूसर आंसर कर रहा है या जो टीम मेंबर्स ने जो जो उसमें बग्स आइडेंटिफाई किए या एरर्स बताई या सजेशन दिए, वो उसको प्रॉपर राइट डाउन कर रहा होता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहा होता है डॉक्यूमेंट में। उसके पूरे पूरे टेम्पलेट्स होते हैं, पूरी चेकलिस्ट पहले से मेंटेन होती है। और हम ये कह रहे होते हैं कि वॉक थ्रू कैन बी कंडक्ट इन एनी फेज। और इंस्पेक्शन हम कह रहे होते हैं कि जैसे आपका एक फेज, एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप एक इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट करवा लें, सो दैट अब तक आपने जितना काम किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं। तो ये काम भी आप कभी भी कर रहे होते हैं, मतलब कभी भी से मुराद ये किसी भी फेज में कर सकते हैं। एनालिसिस कंप्लीट हो गया, आपने एक इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कंडक्ट कर ली कि हम नेक्स्ट फेज में जाएं या ना जाएं, और अगर ना जाएं तो क्या रीजन है, उसकी करेक्टनेस कैसे होगी। इसी तरह आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया, आपने कहा कि अब हम इंस्पेक्शन, मतलब ये किसी भी फेज में आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेजरमेंट, कॉस्टिंग, एस्टिमेशन, डिफरेंट मेट्रिसेस का यूजेज, ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट चेंजेस वगैरह आ रही हैं, जो मैंने आपको लॉग वाला बताया था। कोई भी चेंज आ रहा है तो इनिशियल एसआरएस को अपडेट करने के बजाय आप उसके एक और कॉपी बना दें वर्जन 1.1 कि इसमें ये चेंज है, अब आप 1.1 को ही कंसीडर करेंगे आफ्टर चेंजेस। फिर कोई और चेंज हुआ, फिर उसको अपडेट कर दिया 1.2, अब लेटेस्ट जो होगा वही हमेशा यूज होगा। लेकिन लॉग मेंटेन आप करते रहेंगे कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या थी और अब तक कैसे चेंज होती जा रही है। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। दैट इज रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, कोई भी वर्क प्रोडक्ट आपकी, लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ एनालिसिस का वर्क प्रोडक्ट बेसिकली आउटकम, कोई भी वर्किंग आउटकम। सो एनालिसिस का आउटकम क्या होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमने एनालिसिस फेज कंप्लीट कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन दे दी, सो दैट इज अ वर्क प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एक्टिविटी। सो हर प्रोडक्ट हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी टू एक्टिविटी जो हम वर्क प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं कि हमने इस फेज के एंड में ये वर्क प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है और उसकी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, ये वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ये काम आप कहीं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी फेज में कभी भी कर सकते हैं। जी क्लास, अम्ब्रेला एंड फ्रेमवर्क एक्टिविटीज क्लियर है? इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, पहले इसको देख लें। और फिर इसके बाद ये अम्ब्रेला एक्टिविटी को भी एक दफा गो थ्रू कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, सो यू मे आस्क। जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मिथ्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। मिथ्स के मीनिंग क्या होते हैं? कोई भी रॉन्ग एजम्पशन, कोई भी ऐसी चीज जो मेरी एजम्पशन है जिसको मैं एज्यूम कर रही हूँ बट इट्स नॉट ट्रू। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ रॉन्ग एजम्पशंस हैं, कुछ मिथ्स हैं। अगर हम, और हर फील्ड से अलग अलग है, लेट से कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी कुछ रॉन्ग एजम्पशंस हैं, इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं उनकी कुछ रॉन्ग एजम्पशंस हैं, इसी तरह जो क्लाइंट और कस्टमर्स हैं उनकी भी कुछ अपनी रॉन्ग एजम्पशंस हैं। तो ये कुछ मिथ्स हम देख रहे हैं, रॉजर प्रेसविन की बुक के ही ये हमारे पास मिथ्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मिथ है और उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है या जो उसका आंसर है वो ये है। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है जो ब्लैक से लिखा है वो मिथ है, रॉन्ग एजम्पशन है, और उसका जो वैलिड रीजनिंग है वो सम लाइक इसको ग्रे कलर कहते हैं, आप ग्रे ही है, ग्रे का शेड है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो वैलिड रीजनिंग है। ठीक है, फर्स्ट मिथ क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट वाले सोच रहे हैं कि हमारे पास तमाम स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मौजूद हैं,
तो हमें किसी चीज़ के कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वी हैव ईच एंड एवरी टूल, टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, गाइडलाइंस अवेलेबल, सो वी शुड नॉट बी कंसर्न फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सम केसेस सम हाउ इट्स ट्रू, बट टोटली हम टूल्स, टेक्नोलॉजीज और स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस पे ही फोकस नहीं कर सकते। इसका आंसर ये है कि कितने ज्यादा वो यूज हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमने ये सारी गाइडलाइंस बना दी हैं, बट क्या वो गाइडलाइंस यूज भी हो रही हैं? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई उनको फॉलो कर रहा है? या सिर्फ ये कि हाँ हमने ये सारी गाइडलाइंस हैं, अब वो फॉलो ही नहीं हो रही, तो उसका फायदा क्या है? मैनेजमेंट ये सोच रही होती है कि हमारे पास तमाम टूल्स और प्रोसीजर्स मौजूद हैं, तो हमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। लोग आए या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन फोकस वो स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज हैं। बट अगेन सवाल ये आता है कि उन स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज को बनाने वाले भी लोग ही हैं और उनको यूज करने वाले भी लोग ही हैं। तो आपने ये भी चेक एंड बैलेंस रखना है कि स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस बन तो गई हैं, लेकिन क्या वो यूज भी हो रही हैं और वैसे ही यूज हो रही है जैसे उनको यूज करना चाहिए, और टीम के लिए वो कितना रेलेवेंट है। मींस टीम उसको इजीली यूज कर सकती है, टीम के रिसोर्सेज का स्किल सेट ऐसा है कि वो उन गाइडलाइंस और टेम्पलेट को फॉलो कर सकें। एंड हाउ यूजफुल टू द प्रोजेक्ट, आपने गाइडलाइंस तो बना दिए, टेम्पलेट तो बना दिए, लेकिन क्या वो आपके प्रोजेक्ट के लिए भी यूजफुल है या सिर्फ पेपर वर्क की हद तक है कि हाँ ये सब कुछ ऐसे ऐसे होना चाहिए, एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये मैनेजमेंट की एक रॉन्ग एजम्पशन है कि जब हमारे पास सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इट्स नॉट ट्रू। आपको उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, लोगों से काम भी करवाना पड़ता है और चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ता है कि वो टूल्स स्टैंडर्ड्स एज इट इज फॉलो हो रहे हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, और क्या वो प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हैं भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पूरी टीम को आपने कहा कि ये टूल्स वगैरह फॉलो करें और वो टूल्स फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट में कोई एडवांटेज नहीं हो रहा और वो टूल पे ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है मैनेजमेंट की? इफ वी आर बिहाइंड स्केड्यूल वी विल जस्ट ऐड मोर प्रोग्रामर्स टू कैच अप। मैनेजमेंट वाले ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर हमारी कोई डेडलाइन मीट नहीं हो रही और हम पीछे हैं अपने स्केड्यूल से, अभी जहाँ होना चाहिए था हम उससे पीछे हैं, तो हम नई रिसोर्सेज को और हायर कर देंगे जिससे हमारा काम जो है वो दोबारा स्केड्यूल पे आ जाएगा, विच इज अगेन नॉट ट्रू। क्योंकि जब आप कोई नई रिसोर्सेज हायर करते हैं तो उनको भी एडजस्ट होने में, इस करंट प्रोजेक्ट को समझने में, चीज़ों को लर्न करने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एडिंग पीपल टू अ लेट प्रोजेक्ट मेक्स इट लेटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब एक ऑलरेडी लेट एक चीज लेट है, ठीक है, जो करंट रिसोर्सेज हैं वो उस पर पूरा काम नहीं कर सकी, जब आप एक नई रिसोर्स लाएंगे तो उसको टीम में एडजस्ट होना, उसको अब तक कितना काम हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को समझना, प्रोजेक्ट को समझना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मेरे क्या टास्क है, वो सब करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट और लेट हो सकता है। एंड इंटरफेरेंस एज वेल, जाहिर इंटरफेरेंस होगी, एक नया बंदा आ गया, थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, आपको उसको स्पेस देनी पड़ेगी, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम ये टूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो जो लोग काम कर रहे होंगे उनका काम भी इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिथ क्या है मैनेजमेंट की? इफ आई आउटसोर्स अ प्रोजेक्ट आई कैन जस्ट रिलैक्स। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के कस्टमर को दे दिया, नाउ आई कैन जस्ट रिलैक्स। बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअल काम शुरू ही वहीं पे होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेंटेनेंस इज द जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और सबसे ज्यादा ऐसा हमारे पास एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो मैनेजमेंट इश्यूज आर मच मोर डिफिकल्ट एंड इफ नॉट अंडरस्टूड विल सिंक द प्रोजेक्ट। अगर इतने डिफिकल्ट हैं और आप उसको अंडर समझ नहीं पाए, सही नहीं कर सके, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट कैन लीड टूवर्ड्स द फेलियर। ठीक है, आपने ये भी सोचना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कैसे करना है। वंस मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया तो चांसेस ऑफ एरर्स हैं कि उसमें एरर्स आए, तो अगर एरर आएंगे तो फिर मैंने उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। जी क्लास, मैनेजमेंट से रिलेटेड मिथ्स क्लियर है? इसमें कोई और कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अच्छा, एक क्यूरी है, एक प्रोजेक्ट की कंपाइलेशन का मैक्सिमम कितना टाइम होता है? अच्छा, देखो प्रोजेक्ट की कंपाइलेशन, जो आप इंटीग्रेशन की बात कर रही हो, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा, जितने ज्यादा मॉड्यूल्स होंगे, जब हम इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल का काम सही चल रहा होता है, लेकिन जब हम चीज़ों को इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, अलग अलग प्रोग्रामर, अलग अलग इंजीनियर्स के काम को जब हम एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, मेथड पासिंग करते वक्त भी इश्यूज हो सकते हैं, पैरामीटर्स के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के साइज पे और उसके मॉड्यूल्स कितने ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसको इंटीग्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। छोटा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर लोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर आप टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक टेस्टिंग हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग भी होती है। हमने यूनिट टेस्टिंग की, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होता है। मैंने एक मेथड लिखा, स्मॉल मॉड्यूल मेथड, 3-4 लाइनों का, मैंने उसको टेस्ट कर दिया। फिर मैंने एक और मेथड लिखा, मैंने हर इंडिविजुअल मॉड्यूल को, हर इंडिविजुअल मेथड को हमने टेस्ट कर दिया, वो सब बिल्कुल सही चले, जिसमें जो जो एरर्स थे उनको ओवरकम करके दोबारा टेस्ट कर दिया। इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट हो गए, अब मैं उनको इंटीग्रेट करूंगी आपस में एक दूसरे के साथ, उसके बाद फिर दोबारा टेस्टिंग करूंगी। टेस्टिंग करते वक्त उसमें फिर इंडिविजुअल तो वो सही काम करते, लेकिन जब मैंने उनको इंटीग्रेट किया, एक मेथड दूसरे को कॉल कर रहा है, पैरामीटर्स हो सकता है डिफरेंट, तो वहां पे इंटीजर रिक्वायर्ड था, मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, तो उसकी वजह से फिर एरर आने शुरू होंगे। फिर उस एरर को हम ओवरकम करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है। जितने ज्यादा मेथड्स होंगे, जितने ज्यादा मॉड्यूल्स होंगे, और जितनी ज्यादा कपलिंग होगी, जितना ज्यादा मेथड दूसरे ज्यादा मेथड को कॉल कर रहा होगा, उतने ज्यादा चांसेस ऑफ एरर्स होंगे। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट वाले ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी भी क्लाइंट के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमने क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया सॉफ्टवेयर, तो अब हम रिलैक्स हो जाएं, अब हमें इस पर कोई वो नहीं है, अब ये उनका कंसर्न है वो उसको कैसे यूज करें, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू इज दैट कि जब आपने कोई चीज आउटसोर्स कर दी, आपने बनाई है, उसमें कोई एरर आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो वो आपसे ही कंसर्न करेगा क्लाइंट, कि हमारे पास ये बग आ गया, ये डिफेक्ट आ गया। तो फिर जब वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, तो आपने ही उसको मेंटेन करना है, क्योंकि बनाया आपने, उसके डिजाइन स्पेसिफिकेशन सब आपके पास है। अगर वो इतना कैपेबल होता तो वो आपसे बनाता ही नहीं, अगर वो खुद ठीक कर, क्योंकि उसके पास बैकएंड की नॉलेज नहीं है। बैकएंड सारी कंस्ट्रक्शन आपने की है। तो एट द एंड कस्टमर साइड पे चलते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग आता है, तो फिर वो दोबारा आपको ही रिपोर्ट करेगा, आपसे ही कंसर्न करेगा, और आपने ही उसको करेक्ट करके दिखाना है। जी उबैद, क्लियर है? एनीवन एल्स जिसको कोई कंफ्यूजन हो? ओके, अब फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं, जो कि कस्टमर की मिथ है। जी, नेक्स्ट मिथ जो है हमारे पास, वो है कस्टमर की मिथ। ये दोनों एजम्पशंस, रॉन्ग एजम्पशंस कस्टमर साइड की हैं, जो कस्टमर एज्यूम कर रहा होता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट जरा रीड करें, और 2 मिनट लें, इसको रीड करें सुकून से, और फिर उसके बाद बताएं कि आपकी क्या समझ में आया।
जी फहद, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपके दोनों पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है, अ जर्नल स्टेटमेंट ऑफ वर्क मींस हमने इनिशियल कुछ रिक्वायरमेंट दे दी, नाउ इट इज सफिशिएंट टू किक ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इनफ है। हम बाकी की डिटेल्स मींस हमने इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स अभी दे दी, बाकी की चीजें हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू। और सेकंड में क्या है कस्टमर की, बिकॉज सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर है, हम एनी टाइम रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, विच इज अगेन नॉट ट्रू। क्योंकि हम जो है एक सर्टेन पॉइंट आता है फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट में भी, जहां पे हमें कस्टमर को जाके लिमिट करना पड़ता है कि ये रिक्वायरमेंट्स अब फर्दर चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसका डिजाइन जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इसमें फर्दर चेंजेस करेंगे सो इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस करंट टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो कस्टमर ये समझ रहा होता है कि हम एनी टाइम कभी भी रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नेचर तो फ्लेक्सिबल नेचर है। सो इट्स नॉट ट्रू, कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को जाके लिमिट करना पड़ता है। जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्लास? इन दोनों मिथ्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट सेट ऑफ मिथ्स है हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट मिथ इज दैट वंस द प्रोग्राम इज रिटन आई एम डन। ठीक है, वो सोच रहा होता है कि मैंने एक दफा प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। बट इट्स नॉट ट्रू अगेन, बिटवीन 60 to 80% ऑफ एफर्ट एक्सपेंडेड आफ्टर डिलीवरी। आपका प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो जाता है तो उसमें ज्यादा चांसेस ऑफ एरर होते हैं, क्योंकि जब आप एज अ मैंने, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ लेट्स सपोज, और मैंने एक कोड राइट डाउन किया है, टेक्निकलिटी मुझे पता है और मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से कोड राइट डाउन किया, तो मैं कभी भी उस पर टेस्ट नहीं करूंगी जहां मुझे पता है कि बग आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपका कस्टमर नॉन टेक्निकल यूजर है, वो डिफरेंट, और आप एज अ ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप एज अ टेक्नीशियन सारे पॉसिबल वे में एप्लीकेशन को रन करके देख सकें जैसे यूजर करेगा। ठीक है, तो जब वो एक्चुअल एनवायरनमेंट पे रन होगा, जब आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको चलाया होगा तो मे बी 40 to 50% उसका यूजेज लिया होगा, लेकिन जब कस्टमर चलाएगा तो वो 100% हर यूजर उसको यूज कर रहा है अपने अपने एस्पेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बेसिस पे। तो जब हमारे पास एक्चुअल रनिंग एनवायरनमेंट में वो रन होगा तो उसमें चांसेस ऑफ एरर ज्यादा आएंगे, और उसको फिर आपको रिवर्क करके करेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड मेथड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड, अंटिल द प्रोग्राम इज रिटन क्वालिटी इज अनसर्टेन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक ये भी assumption है विच इज रॉन्ग अगेन, कि जब तक हम कोड नहीं लिख लेते हम क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते। और इसका आंसर वो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि कोडिंग तो हम कोड फेस पे करेंगे, इसका मतलब है कि हम लास्ट फेज तक क्वालिटी अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, वी हैव डिफरेंट रिव्यूज एक्टिविटीज जिसको कंडक्ट करके हम
स्टार्ट से ही क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, सो दैट जब हम एक्चुअल कोड राइट डाउन करें तो हम ऑलरेडी डिज़ाइन हमारे पास जो है वो क्या हो, अप्रूव डिज़ाइन हो, जिसको देखकर हम कोड करें तो वो कोड जो है वो क्वालिटी कोड होगा। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है, विद फॉर्मल डिज़ाइन रिव्यूज। जो आपने डिज़ाइन की एक्टिविटी कंडक्ट की है आप उसको रिव्यू करवाएं किसी एनालिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से, सो दैट वो आपकी डिज़ाइन को चेक करे और उसमें जो भी लिमिटेशन है आपको बताए कि उसको करेक्ट करें, और आफ्टर करेक्शन आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। तो जब डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग होगा उसको देखकर जब आप कोड करेंगे वो कोड भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो कोड राइट डाउन करने से पहले भी आप क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं कि जब हम कोड राइट डाउन करें वो क्वालिटी कोड हो। टेस्ट फर्स्ट अप्रोचेस। टेस्ट फर्स्ट अप्रोचेस क्या कह रही है, ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की भी एक अप्रोच है कि अभी हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले हम कोड लिखते हैं, फिर उसके टेस्ट केसेस लिखते हैं और फिर उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब पहले कोड लिख लिया, फिर हम सारे सिनेरियोज डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। टेस्ट फर्स्ट अप्रोच हमें क्या कह रही है कि एक्चुअल कोड लिखने से पहले आप पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं, किन किन सिनेरियोज पे कोड को टेस्ट होना है। टेस्ट केसेस पहले लिख लें, उन टेस्ट केसेस को देखकर आप कोड राइट डाउन करें और फिर उसको आप टेस्टिंग परफॉर्म करें। तो कोड लिखने से पहले ही जब आपने टेस्ट केसेस लिख लिए, तो अब जब आप उस टेस्ट केसेस को देखकर कोड बना लिखेंगे तो वो क्वालिटी कोड होगा, क्योंकि उसमें वही काम हो रहा होगा जो टेस्ट केसेस, जो सिनेरियो आपको रिक्वायर्ड है। प्रोटोटाइपिंग टू वेरीफाई डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। आप प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं स्टार्ट में, सो दैट आपका डिजाइन और स्ट्रक्चर पहले से ही कंप्लीट हो जाए और कस्टमर आपको ओके कर दे। प्रोटोटाइपिंग टू वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स। आप प्रोटोटाइपिंग भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए कि एक्चुअल कस्टमर ने जो हमें कहा है वो चाह भी वही रहा है और हम भी उसी को अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, हम सब एक पेज पे हैं या नहीं है। तो ये सारे टास्क परफॉर्म करके आप प्रोग्राम में अपने कोड राइट डाउन होने से पहले क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। द ओनली डिलीवरेबल इज द प्रोग्राम इटसेल्फ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मिथ ये भी होती है कि ओनली वर्किंग डिलीवरेबल इज द प्रोग्राम इटसेल्फ, यानी कि जो वर्क प्रोडक्ट है वो कोड ही है, जबकि ऐसे नेसेसरी नहीं है। हमें डिलीवरेबल की बात हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी एक डिलीवरेबल है, उस पर भी हमने बहुत काम किया तो वो भी एक वर्किंग प्रोडक्ट है। इंस्टॉलेशन गाइड्स, आपने कोई वीडियो बना के बता दी कि इंस्टॉल कैसे करनी है एप्लीकेशन, उसकी या कोई गाइड दी या कोई बुकलेट बनाया, वो भी आपके पास डिलीवरेबल है। यूजेज गाइड, यूजेज करने का कि आपने जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई अब उसको यूज कैसे करना है उसका आपने कोई ट्यूटोरियल बना के दे दिया। मेंटेनेंस गाइड्स, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रबल शूट आप कैसे कर सकते हैं उसकी गाइड्स बना के दे दी। एपीआई की डेफिनेशंस, अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आपने एम्बेड किया तो उसकी डेफिनेशन क्या है, और एग्जांपल डेफिनेट आपने जो है वो ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड कर दिए कि अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो आप ये इसको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कस्टमर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड मिथ्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? हाँ, एक और भी है, डॉक्यूमेंटेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बिजी वर्क। क्या हम इतना ज्यादा काम डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों करें? हम डायरेक्ट कोड क्यों ना करें, या हम डायरेक्ट एनालिसिस करने के बाद, डिजाइन करने के बाद इतना ज्यादा फोकस जो है वो हम डॉक्यूमेंटेशन पे क्यों करें? हम ये कह रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सजेस्ट कर रही होती है कि आप क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन करें, सो दैट जब आप कोड लेवल पर आए तो आपका वहाँ पे टास्क रिड्यूस हो चुका हो, हर चीज डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपके पास मौजूद हो, आप उस डिजाइन स्पेसिफिकेशन को देखकर जस्ट इजीली कोड कर सकें। क्लास डायग्राम, जितना स्ट्रॉन्ग डिजाइन होगा, अगेन वही सेम पॉइंट, जितना स्ट्रॉन्ग डिजाइन होगा उतना बेटर कोड होगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल? मैम प्रोटोटाइपिंग में पूछना था थोड़ा। जी जी पूछें। मैम प्रोटोटाइपिंग जब वो कर लेगा तो मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा उससे फिर वो गलती किस तरह, मतलब वो तो कस्टमर से पूछ लेगा ना एक दफा, नहीं, तो देखो स्ट्रक्चर बना के प्रोटोटाइपिंग दिखा। क्या है, आप प्रोटोटाइपिंग को क्या समझ, मतलब मैम डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर बना के दिखाना, मतलब किसी भी अगर वो हमसे सॉफ्टवेयर बनवाता है तो हम उसको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं ये इस तरह होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट इस कोर्स के लिए बनाना है, आप मुझे इसकी रिक्वायरमेंट सारी दे दें। ठीक है, नहीं बल्कि इसको हम ऐसा कर देते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैं आपके पास एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है आपसे। ठीक है, और आपके पास 3 महीने का टाइम है और आपने ये बनाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे फीचर्स बताएं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे ही है। ठीक है, आप मुझसे कहेंगे कि रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं आपको रिक्वायरमेंट दूं कि उसमें अटेंडेंस होनी चाहिए,
ठीक है, उसमें क्विज होना चाहिए, उसमें लेक्चर्स अपलोड हो और असाइनमेंट हो और मार्किंग हो। ये बहुत हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप इनकी इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहेंगे कि मुझे अगर मैं अटेंडेंस चाह रही हूँ तो अटेंडेंस किस तरीके से हो, प्रोसीजर, तो मैं आपको वर्बली बताऊंगी, वो ज्यादा आप प्रॉपर गेट कर सकेंगे, या मैं अगर आपको यूजर इंटरफेस बना के दिखा दूंगी कि ये यूजर इंटरफेस है, सिर्फ फ्रंट एंड, यहाँ पे क्लिक होगा तो ये होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक होगा ये होना चाहिए, तो आप मुझे एक टेम्पलेट दे देंगे, आप मुझे कहेंगे कि ये टेम्पलेट देखना है, लेट्स सपोज कीट का एलएमएस देख लें, इसमें से अटेंडेंस का मॉड्यूल ये है, अब आप इस मॉड्यूल को देख के बताएं कि आपको ऐसे ही चाहिए या इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, ऐसे ही है ना। कि अगर हम वर्बली कम्युनिकेट करें, मैं कहूँ उसमें ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, आप उसको रिज डाउन कर रहे हो कि ये मैंने कहा है, तो वर्बली कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर होगी, या आप मुझे एक प्रोटोटाइप दें, मैं उस प्रोटोटाइप को देख कहूँ हाँ ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये यहाँ पे ये होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा या पेपर वर्क ज्यादा बेटर होगा? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग सही हो, बेहतर होगा ना, प्रोटोटाइपिंग ज्यादा बेटर होगी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर वैलिडेट करने के लिए, ताकि मैं और आप एक पेज पे हों। अगर मैं आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी वर्बली दे रही हूँ, आप पता नहीं अपने एंड से उसको क्या समझ रहे हो और जो डेवलप कर रहे हो वो टोटली डिफरेंट हो, तो उससे बेटर ये कि हम एक वर्किंग मॉडल हम दोनों देख लें आपस में बैठ के, और मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पे ये वाला पॉइंट, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें थोड़ा सी ये स्लाइटली सा चेंज होना चाहिए, फिर आप उसको नोट कर लेंगे कि इसमें ये वाला पॉइंट चेंज। तो आपके पास क्या है, मैंने आपको वैलिडेट करी रिक्वायरमेंट्स, आपने रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करा सारा कि कस्टमर की एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम ही वही आता है कि कस्टमर जो कहना चाह रहा होता है, डेवलपर वो समझता नहीं है, और जो चीज डेवलप होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जी, यहाँ तक कोई और सवाल क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? तो अगर आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, जब रिक्वायरमेंट क्लियर होती हैं तो एनालिसिस और डिजाइन करना और आसान हो जाएगा, और जितना बेटर एनालिसिस और डिजाइन होगा उतनी ज्यादा कोड में आपको आसानी होगी। तो आप कोड लिखने से पहले ही स्टार्ट फेज पे ही क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस हम ले लेते हैं, लेकिन 1 मिनट रह गया, क्या 1 मिनट में अटेंडेंस हो जाएगी? क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक के बाद ही ले लिए। चलो फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम ब्रेक के बाद ले लेते हैं, अभी ब्रेक पे चले जाते हैं, 2 सेशन तो हमारे हो ही गए ना। मैं लॉग देख लेती हूँ, लॉग से मैं अंदाजा लगा लूंगी फर्स्ट सेशन, वैसे तो सेकंड सेशन में लूंगी अटेंडेंस, साथ में फर्स्ट सेशन की लॉग भी देख लूंगी। हाँ ये भी, पार्टिसिपेंट के स्क्रीनशॉट्स ले लेना। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम, लेकिन सारे स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे।